हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विशाल और आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में। तो इस वीडियो में आगे सबसे पहले हम डिविडेंड यील्ड का डेफिनेशन देखेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह से डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट होता है। उसके बाद हम स्क्रीनर.com पे जाएंगे और हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। और कुछ कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, तो कंपनी डिविडेंड पे क्यों करती है तो उसके अलग अलग रीजन भी देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम डिविडेंड यील्ड वाली जो कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेज देखेंगे कि उसके अंदर आपको क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम कुछ कंपनी ऐसी देखेंगे कि जिसमें अगर आपको कुछ परसेंटेज डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो वो आपके लिए बेटर है, तो ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और कंपनी के पास डिविडेंड यील्ड के अलावा क्या क्या अल्टरनेटिव है कि जिसके जरिए वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड का जो कैलकुलेशन है इस तरह से, डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय शेयर प्राइस। तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो डिविडेंड यील्ड के अंदर आ रही है, मतलब कि डिविडेंड यील्ड है वो कंपनी की शेयर प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। डिविडेंड यील्ड के अलावा और एक रेशियो है जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी कंपैरिजन में कंपनी कितना डिविडेंड पे आउट कर रही है अपने शेयर होल्डर को। तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है और उसमें से 10 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट होगा 10% का। तो यहाँ पे जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनी अपनी पॉलिसी में डिसाइड करके रखती है कि हम इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो जनरली 10 to 30% के आसपास होता है। अब ये जो डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो जनरली अपने रिजर्व्स में से जाते हैं। अब यहाँ पे हमने बात किया कि नेट प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जो नेट प्रॉफिट है अल्टीमेटली कंपनी के रिजर्व्स में ही जाने वाले थे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कंपनी के रिजर्व्स कम होते अगर डिविडेंड पे आउट करते हैं कोई भी कंपनी। तो अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए कि आपका कोई एक दुकान है, तो वो दुकान में आप कुछ 1 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाते हैं हर साल। तो हर साल आप अगर इसमें से 10 लाख रुपये निकाल लेते हैं तो आपका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो हुआ वो हुआ 10% का। अगर आपकी दुकान का जो वैल्यूएशन है वो अगर मान लीजिए कि 10 करोड़ का है, तो यहाँ पे आपका जो डिविडेंड यील्ड हो गया वो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोड़, मतलब कि 1% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे जो शॉप है उसका ओनरशिप आप ही है, तो उसका रियल टाइम वैल्यूएशन आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती तो आप ये डिविडेंड यील्ड निकाल सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हाई डिविडेंड पे आउट वाली कंपनी है उसको हम किस तरह से स्क्रीन कर सकते हैं, ताकि अगर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना हो तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सके और उसको एनालाइज कर सके। तो आइए चलते हैं हम सीधा स्क्रीनर.com पे। तो स्क्रीनर.com पे आपको सबसे पहले स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है और स्क्रीन पे जाके आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर आप सिर्फ डिविडेंड लिखेंगे तो ये से डिविडेंड यील्ड करके आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसका जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया रहता है। तो यहाँ पे वैल्यू इन परसेंटेज, तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो परसेंटेज में रहेगी। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 7 कर देता हूँ, मतलब कि जो कंपनी 7% से ज़्यादा डिविडेंड दे रही है ऐसी वाली कंपनी मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं जैसे ही रन दिस क्वेरी करता हूँ तो मेरे सामने पूरा लिस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हाल में जो कंपनी है जिसने 7% से ज़्यादा डिविडेंड दिया है वैसी टोटल 17 कंपनी है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो डिविडेंड यील्ड है और TTM के हिसाब से, TTM का मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ। अब ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब है कि लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी ने जो जो डिविडेंड दिया होगा वो डिविडेंड डिवाइडेड बाय कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस होगा उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा CMP। तो ये जो डिविडेंड यील्ड आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 ईयर का ही है। तो हो सकता है कि कोई कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड दिया हो लास्ट ईयर में, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे डिविडेंड यील्ड हाई हो सकता है, या फिर कोई कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो इस साल इसका डिविडेंड कम हो सकता है। लेकिन ऑल ओवर अगर आपको देखना है तो वो आपको चार्ट से ही पता चलेगा। तो चार्ट के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू में जैसे मैंने PGHL का एक ग्राफ ओपन करके रखा है। अगर आपको यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे सेटिंग में जाइए और सेटिंग में आप जाइए इवेंट पे और यहाँ पे आपको शो डिविडेंड ऑन चार्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड दिखने लगेगा। अब यहाँ पे हमें एक लिस्ट तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो हाई डिविडेंड वाली कंपनी है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज अच्छी होती है। कभी कभी ये जो हाई डिविडेंड यील्ड है वो आपके लिए खराब इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। तो अगर हम कोल इंडिया का एग्जांपल ले तो कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 10.43% का है, मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने 10.43% ऑफ शेयर प्राइस डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे एक बार हम चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं कोल इंडिया।
तो कोल इंडिया का चार्ट आप देख सकते हैं कि 2011 में कंपनी का जो प्राइस था वो 300 के आसपास था और हाल का जो प्राइस है वो 157 है। तो यहाँ पे 11 साल के अंदर कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो, लेकिन कंपनी ने काफ़ी बार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड मिल रहा है उसके कंपेरिजन में अगर शेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको अल्टीमेटली कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी कंपनी की बात करें कि कंपनी डिविडेंड पे क्यों करती है, तो उसमें सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो कंपनी की पॉलिसी है। तो कंपनी ने अपनी पॉलिसी में जितना भी डिसाइड किया होगा उतना उसका नेट प्रॉफिट का डिविडेंड वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने शेयर होल्डर को। या फिर कोई स्पेशल केस में कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है कि जैसे कोई कंपनी ने अपना एसेट बेचा तो वो एसेट बेच के जो भी पैसे आए हैं अगर वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करने का कोई भी प्लान नहीं है तो फिर वो पैसे अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है मजेस्को कंपनी। तो मजेस्को कंपनी ने लगभग लास्ट ईयर जितना शेयर प्राइस चल रहा था उससे भी ज़्यादा डिविडेंड दिया था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी कंपनी शेयर प्राइस से ज़्यादा डिविडेंड पे आउट करे। तो वहाँ पे कंपनी ने अपने पूरी एसेट बेच दी थी किसी और कंपनी को, मतलब कि वो कंपनी किसी और कंपनी ने एक्वायर कर ली थी। अब कंपनी के पास फाइनली कुछ बिल्डिंग या ऐसी कुछ एसेट ही बची थी जिसकी वैल्यूएशन बहुत ही नॉर्मल थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस था वो पूरे का पूरा बेच दिया था। और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा था उस टाइम पे वो लगभग 700 के आसपास चल रहा था और कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो 970 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो कंपनी का जो टोटल बिजनेस बिका था वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन भी बिका था कंपेयर टू उसकी करंट मार्केट प्राइस। तो इसीलिए कंपनी ने वहाँ पे ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया था। अब यहाँ पे PGHL कंपनी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 440 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था मई 19 में। तो यहाँ पे कंपनी का प्राइस जो चल रहा था लगभग 3600 के आसपास चल रहा था। जो ये डिविडेंड टेल निकल के आता है वो 10% के आसपास निकल के आता है। और कंपनी ने हाल में भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया है 130 का और उसके पहले डिक्लेयर किया था 230 का। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर की भी बात करें तो भी कंपनी का जो डिविडेंड है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। तो ये जो डिविडेंड है वो नेट प्रॉफिट में से आया, लेकिन ये जो 440 वाला डिविडेंड है वो कंपनी ने अपनी कुछ एसेट सोल्ड की थी उसके बेस पे आया था। तो इसको हम स्पेशल डिविडेंड बोलेंगे। तो जैसे हमने बात किया कि डिविडेंड के टोटल 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे इन टाइम डिविडेंड हो गया, दूसरा फाइनल डिविडेंड, यानी एक है स्पेशल डिविडेंड। तो जो इन टाइम डिविडेंड है उसका मतलब है कि कंपनी पूरे साल में कभी भी बीच में डिविडेंड देती है तो वो इन टाइम डिविडेंड है। और फाइनल डिविडेंड का मतलब है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आया उसमें से कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, जो जनरली मार्च के बाद 1-2 महीने में कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो फाइनल डिविडेंड होता है। और उसके अलावा जो भी डिविडेंड होता है वो इंटीम डिविडेंड होता है या फिर स्पेशल डिविडेंड होता है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी जो हाई डिविडेंड पे करती है उसके अंदर क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि कंपनी जब डिविडेंड पे आउट करती है तब कंपनी के रिजर्वेशन सरप्लस में से पैसे कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये सिचुएशन को अगर हम एक आसान एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि आपका कोई दुकान है और आप वो दुकान से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और वो सारा पैसा आप डिविडेंड के तौर पे बाहर निकाल रहे हैं और अपने पर्सनल पर्पज के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने दुकान को एक्सपांड करने की या फिर कोई नई दुकान को एक्वायर करने की, तो फिर आप अपॉर्चुनिटी गवा देंगे। तो यहाँ पे इसीलिए कंपनी से अगर पैसा बाहर जाता है तो जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाती है और कंपनी अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाती। तो यहाँ पे जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है उसका सीधा मतलब है कि कंपनी के पास कोई भी फ्यूचर ग्रोथ प्लान नहीं है, इसीलिए कंपनी अपने जो भी पैसे है उसको डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर कंपनी हाई डिविडेंड दे रही है मतलब कंपनी ने अपनी कुछ करंट एसेट सोल्ड की होगी और उसके बेस पे वो डिविडेंड आपको मिल रहा है। अगर करंट एसेट कंपनी सोल्ड करती है तो कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो सकता है या फिर कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा लोअर हो सकता है। तो जैसे हमने मजेस्को के केस में देखा कि कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो वहाँ पे कंपनी ने अपना पूरा बिजनेस ही बेच दिया था। तो आपको ऐसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में ध्यान रखना है कि कंपनी अगर बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होता है, तो वो चीज़ को आपको समझना जरूरी है। अब जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी शेयर प्राइस पे भी आता है। तो एक बार हम कंपनी के चार्ट से देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे PGHL का चार्ट ओपन करके रखा है तो कंपनी ने यहाँ पे 440 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। अब जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला था तो कुछ बड़े इन्वेस्टरों को यहाँ पे पता होगा, तो इसीलिए यहाँ पे शेयर प्राइस अचानक से ऊपर गया था, उसके बाद ये शेयर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, जैसे ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ
अब एक बार मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली रिकॉर्ड डेट थी कंपनी की। अब रिकॉर्ड डेट के बारे में हम अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उस हिसाब से नीचे आ गया था। तो यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का जो पैसा है वो फाइनली अपने रिजर्व्स में से चला जाता है शेयर होल्डर के पास, मतलब कंपनी के पास पैसे जो थे वो कम हो गए। तो एक बार हम स्क्रीनर पे जाके देख लेते, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2020 का। अब यहाँ पे 2019 का नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये कंपनी जो है वो पहले मर्क फार्मा करके थी, उसके बाद PGHL मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़े से जो फाइनेंशियल है वो आपको अलग तरह से दिख रहे हैं। अदरवाइज कंपनी का जो यहाँ पे रिजर्व्स होगा वही रिजर्व्स में से कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे जो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो थोड़ा सा कम हो गया। और एक चीज़ आप देख लीजिए कि यहाँ पे जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो शेयर प्राइस नीचे आ जाती है। तो इसके पहले की जो प्राइस है उसका कंपैरिजन हम करंट प्राइस से करेंगे तो वो मिसमैच होगा। अगर मान लीजिए कि आप ये प्राइस देख रहे हैं 4500 का और करंट प्राइस 4500, आप दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये दोनों प्राइस अलग प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी से पैसे चले गए हैं और उसके बाद अगर वापस से कंपनी का शेयर प्राइस 4500 पे आता है तो कंपनी का जो लास्ट प्राइस था उससे ये प्राइस ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए यहाँ पे एक फीचर दिया गया है ADJ करके, एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर रखेंगे तो एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड करके आएगा, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो डिविडेंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले 4500 दिखा रहा था वो अभी 4200 दिखा रहा है। इसको वापस नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, तो यहाँ से वापस से शेयर प्राइस नॉर्मल आपको दिखने लगेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जब डिविडेंड पे आउट करे तो वो नेगेटिव ही होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे केस है कि वहाँ पे जब डिविडेंड पे आउट करे तो कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन भी होता है। तो जैसे कुछ कंपनी है 1 to 2% का डिविडेंड देती है, जैसे आप काफ़ी सारी ब्लू चिप कंपनी देखेंगे तो मोस्टली 1 to 2% के आसपास का ही डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो ये जो 1 to 2% का डिविडेंड है उससे हमें कंपनी का हेल्थ पता चलता है कि कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो आ रहा है और उस केस में से वो कुछ पैसे अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनर अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो उससे आपको कंपनी का हेल्थ पता चलता है और वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दुकान चला रहे हैं और आप उस दुकान में से अपने घर चलाने के लिए कुछ पैसे निकाल सकते हैं, उतना कैपेबल हो बिजनेस है, तो फिर आपका वो बिजनेस सस्टेन करने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर आप उसमें से घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं निकाल पा रहे, उसका मतलब है कि आपका जो दुकान है वो अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं हो रहा है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा उसमें से पैसे निकाल रहे तो उसका मतलब है कि आपके पास उस दुकान को एक्सपांड करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए आप उस दुकान से पैसे निकाल रहे हैं और आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए रेगुलर डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनी अच्छी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अब काफ़ी सारे लोग डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी का कंपैरिजन करते हैं FD के साथ कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 7% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, उसके कंपैरिजन में मुझे FD में सिर्फ 6% का ही रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो जो 7% डिविडेंड देने वाली कंपनी है उसके कंपैरिजन में 7% आपको FD में पैसे रखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे जो 7% है आपको फिक्स मिल रहा है और आपके जो खुद के पैसे हैं वो तो वहाँ के वही रहेंगे। लेकिन अगर आप हाई डिविडेंड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस है वो डाउन होने के चांसेस भी है, क्योंकि जो कंपनी हाई डिविडेंड पे आउट करती है उसके पास ग्रोथ की तो कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं, इसीलिए आपको डिविडेंड पे आउट कर रही है। अगर उसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है और प्लस में वो हाई डिविडेंड पे आउट कर रही है तब बात अलग है। जैसे मोस्ट ऑफ द IT कंपनी में होता है कि वो IT कंपनी को एक्सपांड अगर करना है तो फिर उसको ज़्यादा कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो उसके पास रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा रहेगा। तो इसीलिए बेटर है कि कंपनी उसको डिविडेंड के तौर पे आउट कर दे। तो अगर उस टाइप की अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं और हाई डिविडेंड है तो फिर ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर आप दूसरी टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं कि जिसमें कंपनी एक्सपांड ही नहीं कर पा रही है और जो पैसा आ रहा है उसको डिविडेंड के तौर पे आउट कर रही है, तो उसका कंपैरिजन अगर आप FD के साथ करेंगे तो फिर आपके लिए FD बेटर है। कंपनी के पास डिविडेंड पे आउट करने के अलावा क्या क्या रास्ते हैं कि जिससे वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कर सके। तो सबसे जो मेजर रास्ता है वो है शेयर बायबैक का। अगर कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस ज़्यादा हो गए तो कंपनी अपने खुद के ही शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस से बायबैक कर लेगी। मतलब कि कंपनी के पास अगर 1000 शेयर पड़े हैं तो अगर मान लीजिए कि कंपनी अपने 100 शेयर
रिवोक कर लेते हैं, मतलब कि 100 शेयर बाईबैक कर लेते हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर बच जाएंगे वो लगभग 900 के आसपास रह जाएंगे। तो यहाँ पे कंपनी जब भी बाईबैक लाती है तब जो शेयर प्राइस होता है वो करंट मार्केट प्राइस से वो ज़्यादा पे ही बाईबैक लाती है, क्योंकि अदरवाइज कोई भी जो शेयर होल्डर है वो शेयर बाईबैक में देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसीलिए शेयर बाईबैक हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे ही आता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर कम हो गए हैं उसका जो बेनिफिट है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन सरप्लस एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 1000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, वो सिर्फ और सिर्फ 900 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अल्टीमेटली जो अर्निंग पर शेयर है वो कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा। तो जब भी कंपनी शेयर बाईबैक लाती है तो डिविडेंड पे आउट करने से ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेबिलिटी है वो भी कम है। क्योंकि कंपनी जब डिविडेंड पे आउट करती है तो ये जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अपने शेयर होल्डर की इनकम में डायरेक्टली ऐड होता है और अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से इसकी टैक्सेबिलिटी बनती है। तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे डायरेक्टली डिविडेंड में से 30% पैसे आपके गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। अगर उसकी कंपैरिजन हम बाईबैक के साथ करें तो यहाँ पे बाईबैक में आपको जो भी फायदा मिला है तो यहाँ पे आपका लगेगा LTCG या फिर STCG। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में यहाँ पे आपको सिर्फ 10% की टैक्सेबिलिटी बनती है। अगर हम कंक्लूजन निकालें कि किस टाइप की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे पहले कि आप सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड यील्ड के बेस पे कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। एंड दूसरा कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनी है उसका जो डिविडेंड पे आउट हाई है उसका रीज़न कुछ अलग हो सकता है, तो आपको उसके लिए कंपनी का बिजनेस समझना भी जरूरी है। एंड लास्ट में जो कंपनी 1 to 2% का डिविडेंड कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कंपनी अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ में है, इसीलिए आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो ऐसी जो कंपनी है वो जो 1 to 2% का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो कंपनी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।